हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 21 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट है। मैं गूगल से रोज एक मोटिवेशनल कोट पढ़ता हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। सो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ सीखने और सिखाने के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस लेक्चर में हम लोग द कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट एंड A3 थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कंपोनेंट है किसका, हाउसिंग प्लानिंग का। सो कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आइए देखते हैं। Control department concept is the key to breaking down the silos that ripple so many organizations' core company focus areas such as productivity, quality, cost, and safety require the coordinate effort of many groups. देखिए, जो कोर एरिया है आपके कंपनी में क्या है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, पीपीसी है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, प्लानिंग है, ये सब आपके कोर एरिया है। और इनका क्या मीन्स कोर फोकस एरिया क्या है, प्रोडक्शन का प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना, कॉस्ट कम करना, सेफ्टी इंप्रूव करना, ये हमारा कंपनी का कोर गोल भी है। सो दीज आर द क्रॉस फंक्शनल गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, टू मीट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स टू द फॉलोइंग ग्रुप: मैन्युफैक्चरिंग, परचेसिंग, प्रोडक्शन, सेंट्रल, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी। आप एक मीन्स कोई कोर गोल को लेते हैं, क्वालिटी को लेते हैं, उसके लिए कौन लीडर कौन होगा, कौन लीड डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी डिपार्टमेंट होगा, जिसके लिए फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा मीन्स प्लांट का क्वालिटी को इंप्रूव करना। वो क्या करेंगे, एक CFT बनाएंगे, मीन्स क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम में कौन कौन कहां से मीन्स रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मैन्युफैक्चरिंग से, परचेजिंग से, प्रोडक्शन से, इंजीनियरिंग से, मेंटेनेंस से एंड क्वालिटी से। बट इसको लीड कौन करेगा, क्वालिटी टीम। नेक्स्ट आते हैं, द कंट्रोल डिपार्टमेंट इन दिस केस क्वालिटी वुड कोऑर्डिनेट द क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव कंपनी गोल्स। इसमें क्या करेगा, जो क्वालिटी टीम के जो लीडर हैं, जो CFT के लीडर होंगे, वो डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या गोल है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। वो हाईलाइट करेंगे कि देखिए मशीन में एक प्रॉब्लम आ रहा है, यहां हमें मेंटेनेंस की हेल्प चाहिए, यहां प्रोडक्शन वाले सिस्टम को बाईपास कर रहे हैं, इसलिए यहां हमें प्रोडक्शन वाले की हेल्प चाहिए। देखिए क्वालिटी वाले तो प्रोड्यूस नहीं करते ना, तो जस्ट इंस्पेक्ट करते हैं, बट वो चेक करते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम आ क्यों रहा है। जस्ट जॉब चेक नहीं करना उनका काम है, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है उसको एनालाइज करते हैं। और मीन्स प्लानिंग से, अगर रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, आपके रॉ मटेरियल में ही बहुत ज्यादा वेरिएशन है, उसके कारण आपका प्रोसेस में रप्चर आ रहा है, आप डिफेक्ट प्रोड्यूस आप भी कर रहे हैं। सो ये आप डिस्कस करेंगे अपने पूरे CFT के साथ, बट लीड कौन करेगा, क्वालिटी टीम। इस केस में सिर्फ क्यों, एक क्वालिटी का इश्यू को लेकर CFT बनाया गया। उसी तरह किसी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या होगा, प्रोडक्शन टीम जो है वो एक CFT का निर्माण करेगा, और उसके मेंबर्स कौन होंगे, उसमें भी आगे प्रोडक्शन के लोग होंगे, क्वालिटी का होंगे, मेंटेनेंस का होंगे, प्लानिंग के होंगे, परचेज के होंगे। सो CFT में सारे मीन्स ऐसे डिपार्टमेंट जिनका रोल है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जिनकी हेल्प की जरूरत है, इसे ही कहा गया है कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट। दिस इंक्लूड लीडिंग द हाउसिंग प्लानिंग प्रोसेस फॉर द क्वालिटी। यहां हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं क्वालिटी का, इसलिए यहां क्वालिटी आया। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्शन आता है। लीडिंग द हाउसिंग प्लानिंग प्रोसेस फॉर क्वालिटी, लीडिंग द सेटिंग ऑफ गुड्स एंड मीन्स थ्रू नेमावासी एंड कैचपॉल। यहां भी आप कैचपॉल भी आप समझ गए हैं, नेमावासी भी आप समझ गए हैं। आप ऐसा कुछ करना है जिसपे आम सहमति बन सके। क्वालिटी अकेला ये डिसाइड नहीं कर सकता कि प्रोडक्शन को क्या करना है। हो सकता है प्रोडक्शन की अपनी कुछ मीन्स चैलेंजेस हो या ब्लॉक्स हो,
तो दोनों के बीच एक आम सहमति बनना चाहिए, बट ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव होना है। अप्लाइंग पीडीसीए एट द माइक्रो एंड एनुअल लेवल टू कंफर्म द सक्सेस। पीडीसीए साइकिल को भी आप समझ चुके हैं। अब आप पीडीसीए करेंगे जिससे आप माइक्रो लेवल पे एंड एनुअल लेवल पे आप अपने सक्सेस को कंफर्म कर रहे हैं कि जो हम लोग सीएफटी बनाए, इतना मेहनत किए, क्रॉस फंक्शनल टीम को मीटिंग कराए। देखिए, मीटिंग के लिए भी कौन डिसाइड करेगा कब मीटिंग होना है, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, मेरा अभी का स्टेटस क्या है, रिजल्ट है, उसको जो एनालाइज करके रिपोर्ट बनाएंगे। ये सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? क्वालिटी टीम की। और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जो उनको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, वो क्या करेंगे, जो उनको जो काम दिया गया उसे कंप्लीट करके या उनका कहाँ तक काम आगे बढ़ा है वो रिपोर्ट करेंगे क्वालिटी डिपार्टमेंट को। बट फॉर दिस एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ क्वालिटी लीड कर रही है, मेकिंग प्रॉब्लम्स विजिबल एंड सपोर्टिंग काउंटर मेजर एक्टिविटीज। नेक्स्ट टूल आते हैं हम लोग A3 थिंकिंग। देखिए, A3 थिंकिंग क्या है? A3 क्या समझिए पहले। A3 एक पेज है जो आप लोग जेरोक्स कराने जाते हैं ना नॉर्मल, वो जो पेज है उस पेज साइज को बुलाता है A4 साइज। उस पेज के डबल साइज को कहा जाता है A3 साइज। A3 मीन्स क्या है? एक साइज है, पेपर का टुकड़ा है, A4 के डबल साइज का पेपर है। In an A3 report is a one-page story on 11-inch into 17-inch paper। देखिए पेपर का साइज है। A3s were originally used at Toyota in the 1960s to summarize the Kaizen circle activities। जब मैं काइजन पढ़ा था मैंने दिखा दिया काइजन आप पेपर सबमिट करते हैं, एक सिंगल पेपर में ही आप बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, आपने क्या किया, एक पेज में ही आप उसको डिस्क्राइब करते हैं। सो एक काइजन एक्टिविटी के लिए किया जाता था इन 1960s। दे हैव परहैप्स बिकम टोयोटा's मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। क्या चार तरह के A3 है? फर्स्ट है हाउसिंग प्लानिंग A3, मीन्स इस पेपर्स पे आप अपने हाउसिंग प्लानिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्या प्लानिंग किए हैं, कैसे आपने स्ट्रेटेजी बनाया है। Used to summarize department and company housing। सेकेंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग A3, used to summarize problems and counter measure। अभी क्या प्रॉब्लम है, आप क्या काउंटर मेजर लेने जा रहे हैं, ये सब देखिए अप्रूवल के लिए होता है। जब आप टॉप मैनेजमेंट के पास जाते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका मीन्स 50 पेज का प्रेजेंटेशन वो देखे। सो जो टॉप लेवल पे आप जा रहे हैं, आपको कोशिश करना है जितना छोटा से छोटा एरिया में आप प्रॉब्लम क्या है एक्सप्लेन कर सके, क्या कैसे उसको सॉल्व करेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसे आप एक पेपर में सिर्फ अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सो वो हो जाता है आपका A3। सो एक हाउसिंग प्लानिंग के लिए A3 हुआ, सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्विंग A3। नेक्स्ट है प्रपोजल A3, यूज टू प्रेजेंट न्यू आइडिया। करंट स्टेटस क्या है, फ्यूचर स्टेटस में आप क्या करना चाहते हैं, जो आपका आइडिया है आप उसे प्रेजेंट करते हैं। एंड फोर्थ है करंट स्टेटस A3, यूज टू समराइज करंट कंडीशन ऑफ योर हाउसिंग प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न। मीन्स आपके पास कोई अभी सॉल्यूशन नहीं है बट आप टॉप मैनेजमेंट से हेल्प चाहते हैं, आप उन तक अपना कंसर्न पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, करंट स्टेटस A3। ओवरऑल देखिए समरी यही है कि प्रॉब्लम को कम से कम स्लाइड में मीन्स एक A3 है पेपर है, आप इंडिविजुअल डिपार्टमेंट जो मिडिल मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ बैठ करके A3 पे पहले एक प्रेजेंट करते हैं, एक आम सहमति बना लेते हैं, देन उसे आप टॉप मैनेजमेंट के पास जाते हैं ताकि अप्रूवल मिलने में ज्यादा लेट ना हो और इसे प्रेजेंट करने में भी ज्यादा टाइम ना जाए। इनिशियली A3s may seems too complicated और टू बिजी। मीन्स पहले लगता था कि A3 जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना बड़ा प्रॉब्लम आप एक पेपर में कैसे समराइज करेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन टू द थ्रू A3। बट क्या हुआ आगे, वी वर कंसिडरिंग अ ग्रेट डील इनटू स्मॉल स्पेस। आप एक छोटे स्मॉल स्पेस में आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत कम टाइम में आप बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, एक कैपेबिलिटी आपके अंदर अब आ गई है, ये इसका फायदा हुआ। अगर ट्रेडिशनल प्रोसेस में जाते तो बस जो काम 10 मिनट में अभी हो रहा है वो 1 घंटे में होता। बट यू विल फाइंड दैट A3 stories have an initiative flow and can be told in less than 10 minutes।
द ऑथर टेल्स द स्टोरी, वी फॉलो अलोंग एंड देन हैव ए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जिसने A3 को लिखा है वो उसे प्रेजेंट करते हैं, उसे पूरे पढ़ के बताते हैं क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्या मतलब है, एंड देन एक क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है मिडिल मैनेजमेंट और जो ऑथर उनके बीच में। बाय द टाइम द A3 इज प्रेजेंटेड टू द सीनियर मैनेजमेंट, एवरीबडी इन द रूम हैज ऑलरेडी सीन एंड कमेंटेड ऑन इट। जब आप टॉप मैनेजमेंट के पास जाते हैं, इसे प्रेजेंट करते हैं, उसके पहले उस रूम में जिसके सामने आप प्रेजेंट किए हैं सभी लोग समझ चुके हैं क्या है, क्या प्रॉब्लम ऑफ कंसर्न है, क्या सॉल्यूशन है, और उस पर अपना कमेंट दे चुके हैं। एट टोयोटा इट इज नॉट एन अनयूजुअल फॉर एन इमीडिएट डिसीजन टू बी मेड आफ्टर ए 10 मिनट्स प्रेजेंटेशन। यहां तो टोयोटा की बात की जा रही है, मैं कहता हूं इवन जापान में भी, उनके सरकारी तंत्रों में भी किसी एक डिसीजन में पहुंचने में 10 मिनट से कम टाइम लगे, ऐसा बहुत ही अनयूजुअल है। मीन्स ऐसा बहुत ही यूजुअल है। अक्सर ऐसा होता है कि बस 10 मिनट का प्रेजेंटेशन हुआ, बातचीत हुआ, उस पर हम एक डिसीजन में पहुंचे और अपना डिसीजन जो टॉप मैनेजमेंट है या जो सरकारी व्यवस्था है, वह जो सरकारी व्यवस्था में भी जो ऊंचे पद पे हैं, जो उनके प्रधानमंत्री हैं चाहे विधायक है, वो उस चीज को पास कर देते हैं। यहाँ जैसे नहीं है डिस्कस पे डिस्कस, मीन्स दौर का दौर, मीटिंग पे मीटिंग। अरे रिजल्ट कब आएगा? आप जब तक अप्रूवल देंगे तब तक तो बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। तो टाइम बहुत कॉस्टली है, आपको डिसीजन क्विक लेना होता है, और A3 जो है उसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे आपका पांचों कंपोनेंट कंप्लीट हुआ। PDCA, नियमावली, कैचबॉल, कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट एंड A3 थिंकिंग। मुझे लगता है जितना मैंने समझाया है कम से कम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफिशियंट है। अब आपको समझ तो आ जाओगे पांचों टूल्स है क्या। हो सकता है इसके पहले आप नाम भी ना सुने हो। सो क्या सच्चाई निकल के आती है TPS फिलोसफी से, टोयोटा से क्या सच्चाई निकल के आ रही है? ऑफन द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू आइडल अ मशीन, स्टॉप प्रोड्यूसिंग पार्ट। कभी कभी आप सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं कि आप मशीन को बंद करें। किसके कॉन्टेक्स्ट में कहा गया? ओवर प्रोडक्शन। क्या TPS क्या ओवर प्रोडक्शन इज ए क्राइम। सो सबसे अच्छा, अगर जरूरत नहीं है आप मशीन का छोड़ के बैठ जाइए, आराम कीजिए, मशीन को भी आराम दीजिए, वो सबसे अच्छा है कंपनी के लिए। इट मे नॉट बी अ टॉप प्रायोरिटी टू कीप योर वर्कर्स बिजी मेकिंग पार्ट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। आप वर्कर को बिजी रखें कि पार्ट्स को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ये आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं हो सकती है। इट इज बेस्ट टू selectively use information technology and often better to use manual process even when automation is available and would seem to justify its cost in reducing your headcount। जापान में क्या होता है, देखिए ऑटोमेशन का विरोध नहीं, लेकिन आप ऑटोमेशन सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं कि इससे आप हेड काउंट को कम कर सकेंगे और इससे कॉस्ट सेविंग होगा, तो इसे TPS नहीं मानता है। TPS कहता है आप ऑटोमेशन कीजिए, बट वहां जहां सेफ्टी एक कंसर्न है, हजार्ड एक कंसर्न है, या कुछ ऐसे एरिया है जो प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेन देता है। अब देखिए भारी जॉब है, उसको उठा उठा के मशीन पर लोड करना है, इससे क्या होगा, जो ऑपरेटर के लिए बहुत ज्यादा फैटिग है, स्ट्रेन है। ऐसे प्रोसेस के लिए आप जरूर ऑटोमेशन कीजिए, बट किसी काम को जिसे ऑपरेटर आराम से कर रहा है, प्रोसेस स्टेबल है, आप जस्ट ओनली फॉर हेड काउंट कम करने के लिए ऑटोमेशन नहीं किया जाना चाहिए। इसका लॉन्ग टर्म में बहुत सारा साइड इफेक्ट भी है। ये सब निकल के आया है थ्रूज फ्रॉम द टोयोटा TPS फिलोसफी, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम फिलोसफी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक 4P मॉडल ऑफ द टोयोटा वे। जो टोयोटा वी का 14 पॉइंट्स है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट इससे एक जो निकला है 4P मॉडल ऑफ टोयोटा वे। देखिए इसमें क्या, सबसे ऊपर ट्रायंगल के अंदर देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट है पीपुल एंड पार्टनर्स, नेक्स्ट है प्रोसेस एंड देन फिलोसफी। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखिए क्या है, कंटिन्यूअल ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग थ्रू काइजेन। एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है काइजेन, जिससे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एक क्या है, लर्निंग प्रोसेस है।
जो आपको कंटिन्यू करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। गो सी योर सेल्फ टू ट्रूली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, गेंची गेनबुत्सु मीन्स आप ऑफिस में बैठ के कोई डिसीजन ना दीजिए, खुद जाइए। आप टॉप लेवल के लोग हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए आप उस जगह पे पहुंचे हैं। सो आपके पास ज्यादा आइडिया भी होगा, इसलिए आप प्रॉब्लम को एक्चुअल में जहां प्रॉब्लम आया है उस जगह पे जाइए, देखिए, समझिए और सॉल्यूशन दीजिए। सीट पे बैठ के डिसीजन मत दीजिए। मेक डिसीजन स्लोली बाय कंसेंसस, ट्रूली कंसिडरिंग ऑल पॉइंट्स, ऑप्शंस एंड इंप्लीमेंट रिपीटली। और जाते जाते बॉसिज्म मत दिखाई। देखिए यहाँ पे क्या है, जापानीज कॉन्सेप्ट में लीडरशिप है, बॉसिज्म नहीं है कि मैं बॉस हूं, मैंने कहा और आप कर दो। वहां लीडरशिप है, मीन्स आप गए, आप बताएं कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, नीचे वाले के साथ आपका एक कंसेंसस बना कि और भी डिपार्टमेंट वाले के साथ कि यस प्रॉब्लम का रूट कॉज यही है। आप स्लोली उसे कंसेंसस बनाइए, बहुत सारे आइडिया लाइए, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा फास्ट होगा क्योंकि कंसेंसस बन चुका है, जो कि नेमावासी का कॉन्सेप्ट है। सो आपको एग्री कराना है, ऐसा नहीं कि आप बॉस से जस्ट बोल रहे हैं इसलिए नीचे वाले को इसे इंप्लीमेंट करना है। देन नेक्स्ट है पीपल एंड पार्टनर्स। इसके लिए क्या है, ग्रो लीडर्स हु लिव द फिलॉसफी। आपको लीडर बनाना है, बॉस नहीं बनाना है, जिसकी एक अपनी फिलॉसफी हो। लीडर्स वैसे होते हैं जिनकी एक आइडियोलॉजी होती है और आप उनको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आप उनके आइडियोलॉजी का सम्मान करते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके बॉस है। रेस्पेक्ट, डेवलप एंड चैलेंज योर पीपल एंड टीम्स। अपने टीम मेंबर्स जो है उनको रेस्पेक्ट कीजिए, डेवलप कीजिए और उन्हें चैलेंज कीजिए जिससे उनमें एक इंप्रूवमेंट हो। रेस्पेक्ट, चैलेंज एंड हेल्प योर सप्लायर्स। यहां सिर्फ अपने कंपनी के अंदर नहीं देखना है, जो जापानीज कंपनी की सबसे खास बात यह है, सिर्फ टोयोटा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो अपने सप्लायर जो है, सप्लायर एंड पे भी जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए भी सोचते हैं, क्योंकि पाइप पार्ट्स तो वहीं से आना ना, वहां का प्रोसेस स्टेबल होना जरूरी है। देन नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कैसा होना है, क्रिएट प्रोसेस ऑफ फ्लो टू सरफेस प्रॉब्लम। जब मैं फ्लो की बात कर रहा था, फ्लो तो मीन्स फ्लो क्यों जरूरी है, प्रॉब्लम को सरफेस पे लाने के लिए, प्रॉब्लम को छिपाना नहीं है। सो व्हेन एवर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, फ्लो कॉन्सेप्ट को अपनाया जाए। कुछ केस ही ऐसे हो सकते हैं जहां पे आप बैच प्रोडक्शन का अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो एक आउटस्टैंडिंग में सिचुएशन है, उसे छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह एक फ्लो कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना है। यूज पुल सिस्टम टू अवॉइड ओवर प्रोडक्शन। पुल सिस्टम मैंने पढ़ाया है। लेवल आउट द वर्कलोड, हेजुनका भी मैंने पढ़ाया है। स्टॉप व्हेन देयर इज ए क्वालिटी प्रॉब्लम, जिडोका, ये भी पढ़ाया जा चुका है। स्टैंडर्डाइज टास्क फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन। यूज विजुअल कंट्रोल सो नो प्रॉब्लम्स आर हिडन, 5S, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, देन और भी कानबान, सब क्या विजुअल टूल्स है ताकि किसी भी प्रॉब्लम को छिपाया ना जा सके। यूज ओनली रिलायबल, थ्रूली एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी। देखिए अब आपको धीरे धीरे लग रहा होगा जितना भी टोटल में इंप्लीमेंट हो रहा है या जो लीन का पार्ट है, कंपोनेंट है सिस्टम का, सब आपको पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर कुछ लेक्चर्स आपको छूटा तो मैं कहूंगा आप स्किप मत कीजिए, लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, टाइम लीजिए। जरूरी नहीं है कि 2 महीना में ही आप इसको सब कुछ पढ़ के खत्म कर देना है। अरे यार बहुत लंबी जिंदगी मिली हुई है, आराम से पढ़िए, समझिए। एक मीन्स देखिए रॉन्ग परसेप्शन नहीं आना चाहिए, आप जो गलत पढ़ के समझिएगा ना ज्यादा खतरनाक है। थोड़ा भी डाउट है गूगल भी कीजिए, यूट्यूब भी कीजिए, हो सकता है मैं भी कहीं गलत हूँ, मेरा भी नॉलेज लिमिटेड है, मैं भी पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, इंडस्ट्री में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं इसे शेयर कर पा रहा हूँ। कहीं आपको लगता है मैं गलत हूं, आप उसे गूगल भी कीजिए। मुझे खुशी होगा अगर आप मुझमें कुछ कमी या कुछ गलती निकाल पाए। फिलॉसफी क्या है, एक कंपनी का अपना एक फिलॉसफी होना चाहिए, आपके लीडर का एक फिलॉसफी होना चाहिए, इसलिए एक बेस है। बेस मैनेजमेंट डिसीजन ऑन ए लॉन्ग टर्म फिलॉसफी, मीन्स आपके जो मैनेजमेंट का डिसीजन है वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि पेट्रोल डीजल
को के कार को अगर हटाना है जिससे पॉल्यूशन कम होगा, पेट्रोल डीजल पे हमारी जो निर्भरता है वो खत्म होगी, इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत है। सो आपको डिसीजन जो लेना है लॉन्ग टर्म के लिए लेना है। भले शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा है जब बहुत लॉस है, अभी कार बहुत महंगा रहेगा, क्या इलेक्ट्रिक कार तो महंगा होगा पेट्रोल डीजल कार से, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आपको मीन्स बेनिफिट देगा, या सरकार जो स्क्रैपेज पॉलिसी लाएगी, सब क्या शॉर्ट टर्म में आपको लॉस दे रहा है बट लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल है। सो ऐसा ही आपको फिलॉसफी बनाना चाहिए लॉन्ग टर्म पे ध्यान में रखते हुए। एंड देन नेक्स्ट आता है द 4 रूल्स ऑफ टीपीएस। हियर इज द 4 गोल्डन रूल्स ऑफ टीपीएस। क्या क्या है? ऑल वर्क इज हाईली स्पेसिफाइड इन इट्स कंटेंट, सीक्वेंसिंग, टाइमिंग एंड आउटकम। जितने भी प्रोसेस है वो हाईली स्पेसिफाइड होना चाहिए। देखिए स्मार्ट गोल्स को बता दें स्पेसिफिक, सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए। मीन्स कैसे किया जाना है, क्या सीक्वेंस होगा, कितने देर में होना चाहिए और उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए। ईच वर्कर्स नो who provides what to him and when. Every product and process flow along simple specified path. सभी जो प्रोडक्ट है और जो प्रोसेस है वो उनका फ्लो होना चाहिए एक सिंपल स्पेसिफाइड पाथ में, जिसे हमेशा के लिए कंटिन्यू किया जा सके। एंड एनी इंप्रूवमेंट टू द प्रोसेस, वर्कर और मशीन कनेक्शंस और फ्लो पाथ मस्ट बी मेड थ्रू द स्पेसिफाइड मेथड। वो स्पेसिफाइड मेथड क्या है? कैचबॉल है, नेमामासी है, पीडीसी है, ए3 थिंकिंग है एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट है। इसके थ्रू यही अच्छों के थ्रू ही आपका किसी भी इंप्रूवमेंट को करना है। अंडर टीचर्स गाइडेंस, टीचर इसलिए कहा गया कि यहाँ टीचर इज लीडर, बॉसिज्म नहीं, एंड एट द लोएस्ट पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन लेवल। और ऑर्गेनाइजेशन का जितना नीचा लेवल पर आप काम कर सके उतना बेस्ट है। हर एक छोटे मोटे प्रॉब्लम के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास जाना एक कहीं का कॉन्सेप्ट नहीं है, सही बात नहीं है। और आपको पास इतना मीन्स टॉप मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने नीचे लेवल को इतना एम्पावर कीजिए कि वो डिसीजन ले सके। जब तक बॉसिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होगा तब तक ऐसी इंप्रूवमेंट आप नहीं कर सकते। देखिए टोयोटा हुआ चाहे और भी जापानीज कंपनी है, वहां नौकरी का डर नहीं है कि आप कुछ गलत करेंगे या आपसे कुछ डिसीजन में गलती हुई तो आपकी नौकरी चल जाएगी। नहीं, आप गलत कर रहे हैं तो आपके ऊपर के जो बॉस हैं उनको लगेगा अगर इसने गलती की मीन्स ये मेरा प्रॉब्लम है, अगर ये ट्रेंड नहीं है तो ये मेरा प्रॉब्लम है। इसलिए इसे नौकरी से कभी भी निकाला नहीं जाना चाहिए, इसे सिखाए जाने की जरूरत है। वहां एक अगर मटेरियल भी असेंबली लाइन में अगर फ्लो किया जाता है तो ये फिक्स रहता है कि कौन ऑपरेटर फ्लो कराएगा मटेरियल को, कौन फोर्कलिफ्ट ड्राइवर होगा, किस स्टोर लोकेशन से मटेरियल को लेगा, किस प्रोसेस या स्टेशन पे जाके मटेरियल को रखेगा, कितने देर में रखेगा। मीन्स उनका जो स्टोर से जो प्रोसेस है सब असेंबली का या असेंबली लाइन का जो स्टेशन है, यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगना चाहिए। हर एक चीज स्पेसिफिक है, नथिंग टू सरप्राइज, इसीलिए वो टोयोटा है। सो यहाँ हम लोग लेक्चर नंबर 21 को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम लोग बात करेंगे टोयोटा 14th वे के बारे में। ठीक, तो अभी तक साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।